हेलो दोस्त। आज का वीडियो का शुरुआत थोड़ा चेंज से, जिसमें चेंज ये है, कुछ लोग पूछे कि जनरल साइंस का क्वेश्चन ग्रुप डी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ाया जाता है या और कम्पिटिटिव एएलपी टेक्नीशियन या और भी पोस्टों का जितना एग्ज़ाम होता है उसके लिए होता है, क्या ये दिल्ली पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक में काम आ सकता है। जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो अभी शुरू होने वाला है, यूपी पॉलिटेक्निक का 8 जुलाई का आपका ई एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद दिल्ली पॉलिटेक्निक का तो अभी फॉर्म भरा नहीं गया है क्योंकि कोविड-19 के चक्कर में डिले हो रहा है। तो क्या ये उनमें भी काम आ सकता है क्या? तो दोस्त, जो बेसिक कंसेप्ट है ना, ये आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे दिल्ली पॉलिटेक्निक हो या मद्रास पॉलिटेक्निक हो या कहीं भी हो, जहाँ जहाँ आपका सिलेबस जनरल साइंस का होता है, सामान्य विज्ञान का होता है, वहाँ पे आपको ये लागू होता है। तो दोस्त, टॉपिक को समझिए अपने सिलेबस से। अगर आपका सिलेबस एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो वहाँ पे काम आएगा। तो इसलिए कुछ लोगों का सुझाव आया है कि इसको दिल्ली पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक में नाम डाल ही दीजिए, क्योंकि अगर कोई बच्चे होंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम तो एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, हमें बहुत हाई फाई नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बेसिक प्रश्न पढ़ना है। और बेसिक किस क्लास की? तो 10th की। तो 10th के लिए भी ग्रुप डी है, ग्रुप डी भी है, एनटीपीसी भी है और आपका पॉलिटेक्निक भी है। तो चलिए, ये मेरा कहना था। और कुछ लोग अगर बच्चे दिल्ली और यूपी पॉलिटेक्निक से आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये प्लेलिस्ट में वीडियो डाला जा रहा है जिसका डिस्क्रिप्शन में जनरल साइंस का आपको क्वेश्चन या जीएस के नाम से सारा मिल जाएगा। और चैनल के, अगर रेलवे लाइव के चैनल पे जाते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग जो भी पढ़ना चाहेंगे उसका प्लेलिस्ट है। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं। इसमें क्या प्रश्न आता है? प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन और परावर्तन, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है जब स्कूल के हम क्लास से पढ़ते आए हैं और देखा है लोग कैसे परेशान हो जाते हैं एग्ज़ाम में। किसी ने, एक बच्चे ने हमसे पूछा था, प्रकाश का परावर्तन का प्रश्न था, उन्होंने अपवर्तन में जोड़ दिया। बोला अपवर्तनांक इसका क्या होगा इसमें, प्रकाश का अपवर्तन में? बोला दोस्त, ये तो होता ही नहीं इस प्रश्न में। तो उन्होंने बोला हो सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर होता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार ये गलत हो जाता है लोगों को। यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ रिफ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन बस खाली थोड़ा सा का आर का एफ के जगह पे आर चेंज हो जाता है, बस यही चेंज हो जाता है। लेकिन दोनों में समझने की मतलब ये है कि अगर दोनों को प्रश्न समझना चाहेंगे तो अपवर्तन में क्या होता है। अपवर्तन में प्रकाश एक मीडियम 1 से लेके मीडियम 2 में जाता है, जिसके कारण से रिफ्लेक्शन होता है। इसका एंगल चेंज होता है क्योंकि उसका म्यू या एन अपवर्तनांक के दूसरे मीडियम में सघन या विरल होता है, तब ऐसा होता है। लेकिन प्रकाश का परिवर्तन एक ही प्लेन में होता है, यानी कोई भी वस्तु अगर यहाँ आती है, इसके टकराने के बाद रिटर्न हो जाती है इसी प्लेन में। लेकिन एक चीज़ और ध्यान वाले, अगर सेम प्लेन मेरे होता है, A1 प्लेन में ही परावर्तन होता है, तो क्या अंतर है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए, हम जब अब अभिलंब की बात करते हैं तो जो भी प्रकाश अभिलंब से आती है, अगर वो जिस अभिलंब से सीधी आती है तो इसी रेखा में आती है, तो इसी रेखा से रिटर्न भी जा सकती है। लेकिन जब प्रकाश कोई टेढ़ा आती है तो यहाँ का एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं आपतित किरण और इस एंगल को बोलते हैं परावर्तित एंगल। और आई बराबर एंगल आर ऑलवेज बराबर होता है। ये रिफ्लेक्शन का नियम है। इस नियम को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ लाइट। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आई इक्वल टू आर हमेशा होता है। इस प्रश्न से कई बार कंसेप्ट आएंगे, यहाँ भी एक एग्जाम में हम लेके चलेंगे। तो आप परावर्तन और अपवर्तन में समझ गए होंगे। तो परावर्तन में आपको मीडियम से डायरेक्ट कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी पीछे की तरफ मुड़ जाता है, यानी उसी प्लेन में, यानी सूर्य की प्रकाश अगर पृथ्वी पे आ रही है तो पृथ्वी पे टकराने के बाद ऊपर की तरफ लौट जाएगी। इसके लिए जो जिससे अपवर्तन होगा वो मीडियम दूसरे मीडियम में चेंज नहीं होगा, एक से ही एक में रिटर्न होता है। जबकि अपवर्तन आपको 2 मीडियम, हवा से ग्लास, ग्लास से पानी, पानी से कांच, कांच से दूसरे मीडियम में
होता है उसके लिए पढ़ते हैं। तो अपवर्तन का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, यहाँ पर आवर्तन की बात कर लेते हैं। अब सिंपल सी प्रश्न को एक एक लेते चलेंगे, इसमें चलते चलेंगे। एकदम बिल्कुल प्रश्न है, प्रकाश एक प्रकार का है। इस प्रश्न को एलपी के प्रश्न में पूछा हुआ था, असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे का। कुछ लोगों ने इस प्रश्न को समझा नहीं और समझने के बाद इसको क्या कर प्रकाश को रोशनी करके और आ गए, बोले अच्छा किया है मैंने। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो अपने साथ एक ऊर्जा को लेके चलती है। यानी कह सकते हैं प्रकाश में कार्य करने के लिए ऊर्जा निहित है। कई लोग कह देंगे शक्ति है, कार्य है, ये सब भूल जाइए। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। दूसरा पूछ रहा है प्रश्न, प्रकाश तरंग किस प्रकार से या किस रूप से चलता है ये बताना है। कई लोग बोल दिए थे अनुदैर्घ्य तरंग होता है, लेकिन ये गलत है, इसको ध्यान दीजिएगा, अनुदैर्घ्य नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किस रूप से चलता है। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रकाश चलने की जो प्रकृति होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव के रूप में प्रकाश चलता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में 3 नंबर जिसमें पूछ रहा है प्रकाश की तरंग का प्रकार क्या है। इतनी बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन, इसको भी गलती कई लोग अनुदैर्घ्य कराते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है। और अनुप्रस्थ कैसे चलता है, संपीड़न और बिरल कह सकते हैं। यानी जहाँ पे कोई वस्तु का द्रव, जैसे वायु में क्या है, जलवाष्प है, हो सकता है कोई और मीडियम हो, और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे अणु दूर दूर होते हैं। तो एक जगह प्रकाश घनत्व एक जगह कम होते हुए ऐसे रूप में ट्रेवल करता है, इसलिए इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रकाश बिल्कुल सिंपल सा है कि किस प्रकार के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो सब लोग आपने प्रिज्म वाला पढ़ ही रहा होगा, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा कि साइंस में ये नहीं पढ़ा होगा कि श्वेत प्रकाश आता है किसी प्रिज्म से तो कितने रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में। और ये 7 रंगों में बंटने का क्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले यहाँ 1 2 और ऐसे ऐसे 7 बढ़ जाते हैं। जो सबसे नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं, बैगनी, और सबसे ऊपर जाता है रेड बोलते हैं। इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, गयोर, ऐसा नहीं, वी गयोर, यहाँ जी होता है और। ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा। तो बी से वायलेट यानी बैगनी। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका हो रहा है और प्रकीर्णन क्यों होता है ये भी एक बार देख लेंगे। तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, बैगनी किरण का हो रहा है। यानी सबसे ज़्यादा ये विचलित हो रहा है अपने रास्तों से, और रेड का सबसे कम होता है। तो बैगनी और रेड याद रखिएगा, कम सबसे रेड का और बैगनी का सबसे ज़्यादा। लेकिन इसी प्रश्न को कई बार ये पलट के आपको पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो किसका होगा, रेड का होगा और बैगनी का सबसे कम होगा। यानी जिसका विचलन ज़्यादा उसका तरंगदैर्घ्य कम, जिसका विचलन कम उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा। ये भी आपको याद रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। एक प्रश्न यहाँ से होता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन स्कैटरिंग को कहते हैं। ये ध्यान से समझने वाली चीज़ है, कुछ लोग इसको गलती से छोड़ देते हैं, लेकिन इसको समझिएगा कैसे। देखिए, प्रकाश की किरणें अगर आ रही है किसी मीडियम से, तो हम जानते हैं प्रकाश की किरणें निर्वात में भी चल सकती है, ये पता है ना आपको। प्रकाश ही है कैसा है जो निर्वात में भी चल सकता है। आवाज़ साउंड भी नहीं चल सकता, लेकिन आपका प्रकाश चल सकता है, जिसकी स्पीड आपने देखा होगा 3.10⁸ मीटर पर सेकंड। ये किसकी है, निर्वात में है। कई लोग कह देते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल ये है, तो ये गलत है, इसको ध्यान से भूल जाइएगा। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3.8 मीटर पर सेकंड है। यानी इसका विरोध या अवरोध करने वाला कोई नहीं होता। उस समय ये प्रकाश की चाल क्या होता है, अधिकतम होती है। क्या होती है, अधिकतम होती है। लेकिन हम जानते हैं कि जब हमारा प्रकाश किससे गुजरता है, वायु से गुजरता है और वायुमंडल से गुजरता है, जहाँ पे क्या क्या मिल जाते हैं,
धूल कण मिल जाते हैं, धूल कण के साथ साथ जलवाष्प मिल जाते हैं और बहुत सारे गैसेज मिल जाती है, जिनका गैसों का अलग अलग से थोड़े थोड़े से डिफरेंस हो जाता है उसमें अणु का संघनन। अब यहाँ जब प्रकाश सीधा रास्ते से आ रहा है और प्रकाश की रास्ते में अगर कोई धूल कण होता है तो प्रकाश क्या करेगा, रुकेगा, रुकना है या आगे की तरफ बढ़ना है, तो बढ़ते जाएगा। बढ़ने में क्या होता है, जो यहाँ पे जो कण आता है उससे प्रकाश इधर उधर फैल जाता है। इस क्रिया को ही प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। और इस प्रकीर्णन क्रिया से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, उसको याद रखिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला कैसा दिखाई देता है, नीला। किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश का, प्रकीर्णन का। समुद्र का जल नीला दिखाई देना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन का ही प्रभाव है। और तारे को टिमटिमाना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन का है, यानी तारों का टिमटिमाना। ये 3 एग्जाम्पल भी इसके साथ याद रखेंगे, तो जहाँ भी प्रश्न आएगा तो ये सारे प्रश्न को आप ध्यान से प्रकीर्णन या स्कैटरिंग के नाम से जोड़ देंगे। अगले प्रश्न में हमारे पास है एक प्रश्न एनालिसिस के टर्म में। गर्मी के दिनों में 10 बजे दिल्ली के सूर्य से आने वाली प्रकाश का आपतन कोण 58 डिग्री है, तो पृथ्वी पे पड़ने के बाद उसका परावर्तन कोण का मान क्या होगा। प्रश्न में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि दिल्ली लिखा हुआ है तो दिल्ली में कुछ अलग होगा। दोपहर के 10 बजे, सुबह के 10 बजे लिखा है तो कुछ और होगा, 12 बजे होता तो कुछ और होता, ऐसा होगा। ये प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपको प्रकाश का आपतन कोण से लेना है। आपतन कोण 58 डिग्री है, यानी प्रकाश अगर ऐसे आ रही है तो हम कह दें कि आपतन कोण हमारा यहाँ से अभिलंब के साथ में ये 58 डिग्री है। तो हमारा ये परावर्तन कोण कितना होगा यही बताना है, यानी आई दिया हुआ है, आर आपको बताना है। और हमने पढ़ रखा है आपके साथ कि जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो आई इक्वल टू आर होता है। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ कितना होनी चाहिए, 58 डिग्री होनी चाहिए। कुछ दोस्तों ने बोला कि यहाँ पे अगर 58 है तो हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो ये 32 डिग्री होगा और यहाँ पे 32 डिग्री होगा, यानी प्रकाश का परिवर्तन 32 डिग्री होगा, जो ऑप्शन में भी यहाँ है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलती कभी नहीं कीजिएगा। हमारा मकसद है कि परावर्तन से किससे लेना है। परावर्तन आप जब भी बात करते हैं ना, तो परावर्तन कोण आपका ये वाला कोण है, ये कोण है, ये कोण है, ये कोण की बात करते हैं, जो अभिलंब से जुड़ा हुआ रहता है। कभी आप रेफरेंस या बेस से नहीं जोड़ देना है, ये ध्यान रखिएगा। अभिलंब से जो प्रकाश जुड़ा हुआ है, इस प्रकाश को ही हम उसी को कोण, यानी यहाँ से कहें तो ये क्या है, आपतन कोण या आपतित कोण भी कह सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं, परावर्तन कोण कह सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये सारा कंसेप्ट है। कहीं अगर दिल्ली के बजाय मुंबई दे दे, भोपाल दे दे, चेन्नई दे दे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रश्न में ढूंढना है बेसिक कोर सब्जेक्ट, इसका कोर यहाँ है जिसको हमें सोल्व करना है। अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास कहता है, जो 6 नंबर है, कह रहा है यदि एक समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। समतल दर्पण है, समतल दर्पण आपका एक दर्पण है, इसमें अगर इसके दर्पण को 10 डिग्री कोण से घुमा दिया जाता है, यानी अगर ये दर्पण है तो इसको अगर कह सकते हैं आप इस डायरेक्शन में घुमा देंगे, अब दर्पण का नया स्थिति यहाँ हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तब क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो गया तो, यानी हम अगर कलर चेंज कर लें, इसको एक बार कलर चेंज करके हाईलाइट कर लें, अब हमारा दर्पण कुछ इस तरह से दिखेगा। तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आप देखते हैं कि जब लाइट की प्रकाश यहाँ से ऊपर से आती है, तो पहले प्लेन पे अगर दर्पण रखा हुआ था तो लाइट के एंगल में कुछ चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे दर्पण ही हम चेंज कर दिए तो एक तो 10 डिग्री यहाँ चेंज हो रहा है, और 10 डिग्री जब ये रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ होगा, यानी पूरा परिवर्तन के बाद दुगना यानी 2 गुना जितना एंगल आप दर्पण को चेंज करेंगे उतना आपका परिवर्तित किरण घूमेगी। ध्यान देना है, बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को समझेंगे तो प्रश्न गलत नहीं होगा, यानी 20 डिग्री चेंज हो जाएगा।
समझ गए होंगे। हम किसको घुमा रहे हैं, किरण को नहीं घुमा रहे हैं। जो रे आ रही है हमारे पास, सूर्य की लाइट आ रही है या किसी मीडियम से लाइट आ रही है, उसको नहीं घुमा रहे हैं, हम घुमा रहे हैं बेस को। यानी जो बेस नीचे हमारा है वो 10 डिग्री घूम गया तो उसका परावर्तित किरण 10 दूना 20 घूम जाएगा, इक्वल टू आई इक्वल टू आर। यानी जितना कोण आई का बढ़ेगा उतना ही आर का बढ़ेगा, यानी टोटल कोण 2 गुना चेंज हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो दर्पण का प्रतिबिंब की दूरी होगी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो देखिए यहाँ हमारे पास दर्पण है, एक वस्तु यहाँ से रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे। कितने पे, 10 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे वस्तु हो सकता है कुछ भी हो, आर्टिकल हो, पेन हो, कलम हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब पूछ रहा है कि दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण आपने पढ़ा होगा, समतल दर्पण में जितनी दूर वस्तु होती है उतना ही दूर पे प्रतिबिंब बनता है। यानी 10 सेंटीमीटर इधर से तो 10 सेंटीमीटर इधर से, यानी टोटल कह देंगे प्रतिबिंब कितनी दूरी पे होगी, तो 20 सेंटीमीटर पे, कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए 20 सेंटीमीटर है कि 10 है, कुछ लोग कहेंगे कि 10 भी है, तो बताइएगा कमेंट करके। हम तो 20 पे चलते हैं कि 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में। 9वां प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचा फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता, क्या कारण है। तो अभी हमने परिकिरण पढ़ा था। परिकिरण क्या होता है, जब मीडियम वायु होती है जहाँ सूर्य के प्रकाश में रास्ते आता है तब होता है। लेकिन यहाँ तो कमरे में आने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, घरों की दीवार होती है, खिड़की होती है या और अलग अलग माध्यम होते हैं, लेकिन लाइट आगे नहीं प्रकाश करता। क्यों, कुछ लोग कहेंगे कि घर में भी लाइट चली जाती है, कहेंगे, ज़रूर कहेंगे। लेकिन हम अभी आपके सामने बात की है कि जब प्रकाश A1 मीडियम से आ रहा है तो उसी मीडियम में क्या हो जाता है, टकराने के बाद लौट जाता है। यानी प्रकाश यहाँ हमारे घर में दीवार से टकरा रहा है, खिड़की से टकरा रहा है और फिर उसी मीडियम में लौट जा रहा है, तो हमारे इधर की घर में कमरे में बने हुए लाइट कहाँ से आती है। बहुत अजीब सवाल हो गया आपके लिए। तो प्रकिरण तो हो नहीं रहा, यहाँ अपवर्तन भी नहीं हो रहा है। अपवर्तन तो जब होगा जब प्रकाश आगे की तरफ बढ़ती और इस दीवार को पार कर जाता, तो प्रकाश आगे भी नहीं पार कर रहा है। यानी अगर कहें लाइट आगे की तरफ भी नहीं मूव कर रहा है और इस साथ अपनी दूसरी उसी मीडियम में रिटर्न भी हो जा रहा है, तो कमरे में उजाला दिन में और रात में अंधेरा कैसे होता है। तो इसका कारण है विवर्तन। यानी प्रकाश तो किरणें लौट जाती है लेकिन उससे होने वाली उजाला इधर उधर फैल जाती है, जिसके कारण से आपकी कैमरे में दिन में उजाला हो जाती है। यानी एक रिफ्लेक्शन, आपका प्रकाश तो रिफ्लेक्ट कर गया लेकिन उसके अंश इधर उधर मल्टीपल कन्वर्सन होकर आपके कैमरे तक उजाला करते हैं, जिसे प्रकाश का विवर्तन के नाम से जानते हैं। उसके कारण से आपकी घरों में रोशनी रहती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये कह रहा है कि एक मनुष्य की लंबाई 14 मीटर है और अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना चाहता है, तो दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न को भूल जाते हैं लोग। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न हो, अगर 14 मीटर हो, 15 मीटर हो, 50 मीटर हो, 100 मीटर हो, इसकी ध्यान नहीं दें। आपको ध्यान देना है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जितनी आपकी हाइट है, देखिए दर्पण की लंबाई अगर आपको पता करना है, दर्पण की हाइट पता करना है, दर्पण की हाइट पता करना है, तो क्या करना है, वस्तु की ऊंचाई या लंबाई जो भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 करना है। यानी 1/2 वही दर्पण की हाइट होगी। तो यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, 7 मीटर होगा दर्पण की। अगर आपकी हाइट 1.4 मीटर एक व्यक्ति का है, 14 मीटर तो हो नहीं सकता लेकिन एग्जाम्पल है, अगर आपकी हाइट 1.4 मीटर है तब आपको कितना का शीशा होना चाहिए, तो 0.7 मीटर का दर्पण होना चाहिए। जब 1.4 रहे तब 14 होगा तो 7, अगर 20 होगा तो 10। इसी तरह अगले प्रश्न जितने भी आए इसको ध्यान देना है, यानी हमें ध्यान देना है 1/2। 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 3 मीटर की दूरी पे खड़ा है, व्यक्ति और प्रतिबिंब के मध्य दूरी का मान क्या होगा।
तो हमने पहले ही ऑलरेडी कर लिया। 10 सेंटीमीटर पे अगर एक वस्तु है, अगर यहाँ से तो 10 और 10 इधर से 20 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ 3 मीटर के सामने दूरी खड़ा है, तो कितना होगा प्रतिबिंब और मध्य दूरी मान कितना होगा, वही 3 दूना 6 या 3 जोड़ 3 बराबर 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है जो हमारा थंबनेल में भी है, 11 नंबर प्रश्न, कि 72 डिग्री के कोण पे झुके हुए 2 समतल दर्पणों के बने प्रतिबिंब की संख्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसीलिए मैंने इसको थंबनेल में रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही अगर आपने जाते हैं कहीं भी, नाई के पास जाते हैं, नाई नहीं कर सकते हैं, सैलून में जाते हैं आप शेविंग कराने, तो कौन सा लगा हुआ रहता है लेंस, कल कुछ लोग पढ़े होंगे शायद याद होगा, अवतल लेंस लगा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल लेंस की नहीं है, यहाँ पे दर्पण है। हम समतल अवतल लेंस मैंने यहाँ बोल दिया है, अवतल दर्पण होता है, लेकिन यहाँ पे हमें समतल दर्पण की बात करना है। सॉरी, ये लेंस नहीं हटा दीजिएगा, दर्पण है। तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण में क्या कितना फिगर बनेगा, यानी एक व्यक्ति का अगर लेंस में एंगल सेट करता है, तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते ही होंगे कि अगर एक वस्तु 90 डिग्री पे है, यानी एक ग्लास यहाँ 90 डिग्री पे और एक यहाँ 90 डिग्री में, तब कितने फिगर बनेंगे। लेकिन यहाँ 72 डिग्री है, तो इसके लिए हम फार्मूला एक यूज कर लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 9n, जो संख्या है जितना नंबर ऑफ फिगर बनना है, -1। ये बेसिक फार्मूला है, इसी के आधार पे हम n कैलकुलेट कर लेते हैं कि n कितना बनेगा। अब यहाँ पे n का मान दिया हुआ है कि n 72 डिग्री है, तो नंबर ऑफ फिगर यहाँ से अगर ले लें, नंबर ऑफ फिगर बराबर 360 डिवाइडेड बाई n-1, जहाँ n किस में है, डिग्री में है, डिग्री में है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये संख्या अगर पूरा आता है तब तो आपका रिजल्ट वही रहेगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आता है तो आगे वाले संख्या को ले लेते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 360 डिवाइडेड बाई 72 करेंगे, तो 72 को अगर डिवाइड करते हैं तो 6 हो जाएगा, 6 आना चाहिए, नहीं 5 आना चाहिए। ये आपका आता है 36 दूना और 36 का 10, 2 5 -1, यानी 5 -1 करेंगे बराबर 4 आएगा। यानी दर्पणों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4। प्रतिबिंबों की संख्या 4 होगी जब 72 डिग्री पे झुके हुए 2 समतल दर्पण हैं तब। लेकिन अगर इसी में प्रश्न अगर पूछ दिया जाता कि ये 72 नहीं होके 50 डिग्री होता तब क्या होता है, हम ऑड वाली संख्या के लिए ढूंढ रहे हैं। 360 डिवाइडेड बाई अगर 50 कर देते तो कैल्कुलेशन हो जाता। और यहाँ देखिए 7 × 5 = 35 और बच गया 1 को 10 से करेंगे तो 7.2 -1, 7 बराबर 6/2 होता है, 6.2 होता है। लेकिन कभी आप ध्यान दीजिएगा, दर्पण में 6.2 पिक्चर आधा में नहीं बनेगा, यानी आपकी प्रतिबिंब आधा नहीं बनेगा। इसलिए अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो 6 से ज़्यादा अगला नंबर क्या आता है, 7 आता है, तो आपको आंसर 7 देना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, जहाँ भी फ्रैक्शन में आए ऐसे प्रश्नों को आपको इसी हिसाब से आंसर देना है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहा है और वह अपने प्रतिबिंब से दूर किस वेग से भाग रहा है। तो ये तो सिंपल सी बात है, हमने जब भी पहले ही बात किया कि दर्पण से 3 मीटर प्रति सेकंड है, अगर इधर की तरफ ही 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, 3 और 3 6 मीटर प्रति सेकंड दर्पण से दूर भाग रहा है। ये प्रश्न ऑलरेडी भी कर रखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए लोगों को दौड़ गति में कर रहा है। स्टेशनरी भी होता तो लगभग डिस्टेंस के टर्म में था, यहाँ दौड़ रहा है इसलिए आपका मीटर पर सेकंड में है। चलिए 13 नंबर है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ क्या है। बार बार प्रश्न पूछता है, लोग गलती करते हैं वेवलेंथ के टर्म में। तो प्रकाश का वेवलेंथ क्या होता है, करीब करीब 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है रेंज के टर्म में। तो यहाँ पे देखिए इसके आसपास कौन सा बच रहा है, तो यहाँ देखिए 2 दिख रहा है,
लेकिन यहाँ पे 2 नहीं, ये 38 एक 39 होगा कई जगह, या 4000 होता है। तो आप इसको ये देख के आपको प्रश्न को करना है। ये वाला प्रश्न यहाँ पे कई जगह यहाँ पे 4000 से 7800 मिल जाएगा, कई जगह आपको 3900 से 7800 मिल जाता है, कई जगह 3800 भी मिलता है। तो आपको ये लगभग वाला चूज कर लेना है। यहाँ के केस में ये दोनों प्रश्न आंसर सेम हो रहे हैं, हालांकि ये दोनों एक मिल के कॉम्बाइन हो गया है प्रश्न आंसर। चलिए 14 और 15 दो सवाल को और ले लेते हैं। 14 नंबर सवाल हमारे पास कर रहा है, जिसमें कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, सॉरी इसको हम कर लेते, वो 1 मिनट, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो यहाँ देखिए अनंत है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। कई लोग 25 सेंटीमीटर शून्य वगैरह नहीं देखिएगा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। जब उत्तल दर्पण आपसे पूछा जाए तब क्या होगा, और अवतल दर्पण पूछा जाए तब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, दोनों की लिमिटेड होती है। और आँख का जैसे हमारा होता है आई का, हमारे आँख का फोकस दूरी क्या होता है? तो ये भी अनंत होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अनंत है किसका? समतल दर्पण का। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर फोकस दूरी अनंत होती है तो समतल दर्पण की पावर क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, पावर क्या होता है? 1/f, डी बराबर 1/f। तो पावर को क्या बोलते हैं? डायोप्टर से आप डिपेंड करते हैं। तो डी बराबर 1/f। अगर किसी चीज़ की फोकस दूरी क्या है? अनंत है, इन्फिनिटी है, तो ये डिफाइंड होगा क्या? डिफाइन नहीं होगा, और होगा भी तो इतना होगा कि आपको गिनने में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लेंस की पावर बराबर क्या होती है? 0 होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपको बदल के कभी पूछ न दिया जाए। और एक प्रश्न और यहाँ बच गया, जो हम शायद इस कंसेप्ट में परावर्तन में नहीं ले पा रहे हैं। प्रकाश का जब परावर्तन करते हैं तो प्रकाश की किरणें को कैसा एक्युमुलेट होता है, वो बारे में होता है। तो पहला एक ऐसा होता है जो प्रकाश अपनी सीधी ही रेखा में गमन करती जाती है, एक ये है। दूसरा एक प्रकार का जिसको अपसारी कहते हैं, अपसारी यानी एक बिंदु या कई बिंदुओं से होकर अलग अलग फैलने की क्रिया अपसारी कहलाती है। और तीसरा जो होती है अभिसारी होती है। अभिसारी मतलब बहुत अलग अलग सोर्स से आकर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे इकट्ठा होने की क्रिया को अभिसारी कहते हैं। ये भी एक आपका प्रश्न आ सकता है, जिसका डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के टर्म में ये प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो ये वाला टर्म भी अपसारी और अभिसारी हिंदी में जो पढ़ते हैं इसको याद रखिएगा। और ये आपको कई बार लेंस में जब पढ़े होंगे, हमने पिछला वीडियो भी बताया आपको कि लेंस में इसका बहुत बड़ा प्रयोग हो जाता है। इसके कारण भी आप ध्यान दे देंगे। इसके अगर कहते हैं तो उत्तल में अगर जाते हैं तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दोनों में अलग अलग दोनों की प्रकृति हो जाती है। तो कैसा लगा डिटेल? और जो पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट अगर 1-2 आ जाएं तो बता दीजिएगा। जनरली मैं पॉलिटेक्निक का कवर नहीं किया हूं। तो जो कैंडिडेट अगर पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, इंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिएगा, जिससे हो सकता है कि इसको थोड़ा सा और वाइड रूप में लेना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।